सभी को मेरा नमस्कार। नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपने जो पढ़ने जा रहे हैं रणथंभौर के चौहान के बारे में अपने पढ़ेंगे। रणथंभौर के चौहानों के बारे में अपने पढ़ेंगे। कल के वीडियो में अपने पृथ्वीराज तृतीय का जिक्र कर लिया था, तो रणथंभौर चौहान के बारे में शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अपने को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं रणथंभौर के चौहानों की। रणथंभौर के चौहानों में सबसे पहले रणथंभौर चौहानों में संस्थापक की बात करते हैं। तो संस्थापक कौन था? तो इनका संस्थापक गोविंद देव चौहान था। गोविंद देव चौहान इनका संस्थापक माना जाता है। ये गोविंद देव चौहान था। ये किसका बेटा था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा था। कौन? गोविंद देव। ठीक है। अब ये शासक बन जाता है, तो लेकिन इस समय दिल्ली में अधिकार था, दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है कि दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक, अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? तो वो था गोविंदराज या गोविंदराज था, जिसने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब शासक बनते हैं, कई महत्वपूर्ण और प्रमुख शासक बनते हैं, जिनमें सबसे अपने जिक्र करते हैं। सबसे पहले हमीर देव का जिक्र करेंगे अपने। हमीर देव, क्योंकि इससे पहले जितने भी शासक थे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतिहास की दृष्टि से, तो अपने जिक्र करते हैं हमीर देव चौहान का। हमीर देव चौहान, इस हमीर देव चौहान के बारे में पढ़ते हैं। तो इनके पिता का नाम था जैत्र सिंह। और माता का नाम था हीरा देवी। इनकी माता का नाम था जैत्र सिंह, को जय सिम्हा भी कहते हैं। इनके पिता को जय सिम्हा भी कहते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनने शुरू होते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने इनके राज्यारोहण या राज्याभिषेक के बारे में जिक्र किया है कि किस विद्वान ने इनके राज्याभिषेक के बारे में चर्चा करी है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा सबसे पहले कहते हैं। अब डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं किसको आधार बनाकर? तो आधार मानते हैं ये हमीर महाकाव्य को। इसके अनुसार ये कहते हैं कि इनका जो राज्याभिषेक होता है वो विक्रमी संवत 1339 को होता है। 1339 ईस्वी को होता है। और प्रबंध कोश के अनुसार इसका राज्यारोहण कब होता है? प्रबंध कोश के अनुसार 1343 विक्रमी संवत 1343 ईस्वी को इनका राज्यारोहण होता है। अब बचते हैं जो महत्वपूर्ण एक और जो कवि हैं, लेखक हैं, गोपीनाथ शर्मा। इन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये कहते हैं कि इनका जो राज्याभिषेक होता है वो होता है 1282 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक होता है। अब हमीरदेव चौहान के बारे में अपने विस्तार से इनके युद्धों और आक्रमण की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमीरदेव चौहान में इनके दरबार में एक कवि था। हमीरदेव चौहान, इनके दरबार में एक कवि था जिसका नाम था बीजादित्य था, जो हमीरदेव चौहान के काल के अंदर कवि था। अब जब ये शासक बनते हैं हमीरदेव चौहान रणथंभौर के, उस समय दिल्ली में अधिकार किसका था? तो दिल्ली में अधिकार था जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक था जलालुद्दीन खिलजी, उनका अधिकार था। अब जलालुद्दीन खिलजी सबसे पहले ये क्या करता है? 1291 ईस्वी को यह आक्रमण करता है। सबसे पहला आक्रमण
आक्रमण करता है कि 1200। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है कि खिलजी वंश में सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी किस पर, रणथंभौर पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करता है सबसे पहले जाहिन दुर्ग पर। कहाँ, जाहिन दुर्ग पर। इस जाहिन दुर्ग को क्या कहा जाता है, तो इसको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी के नाम से यह जाहिन दुर्ग प्रसिद्ध है। और जाहिन दुर्ग को 1291 ईस्वी में जीत लेता है जलालुद्दीन खिलजी। अब जीतने के बाद ये वापस अपने आक्रमण के लिए भेजता है। ठीक है, जलालुद्दीन जो जाहिन विजय होती है उसके बाद ये वापस इसी समय आक्रमण होता है। तब इस बात का पता चलता है हमीरदेव चौहान को, हमीरदेव चौहान को। इस हमीरदेव चौहान को पता लगता है तो हमीरदेव चौहान क्या करता है, हमीरदेव चौहान अपने सेनापति को भेजता है, अपने सेनापति को भेजता है जिसका नाम है गुरुदास सैनी। ये गुरुदास सैनी को भेजता है जलालुद्दीन खिलजी से लड़ने के लिए, जलालुद्दीन खिलजी से लड़ने के लिए भेजता है। यहाँ पर गुरुदास सैनी मारा जाता है, गुरुदास सैनी मारा जाता है। अब जाहिन विजय हो जाती है, यहाँ से जाहिन विजय तो हो गई, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी कहाँ चुप बैठने वाला था और वापस इसने आक्रमण शुरू कर देता है। तो वो आक्रमण दूसरा 1292 ईस्वी को, 1292 ईस्वी को वापस रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है, क्योंकि ये रणथंभौर की कुंजी जाहिन दुर्ग को जीत लेता है। उसके बाद रणथंभौर दुर्ग की ओर बढ़ता है। यहाँ से ये लगभग 8 महीने घेरे डाले रखता है, 8 महीने घेरा डाले रखता है। ठीक है, लेकिन इसको सफलता नहीं मिलती, इसको सफलता तो नहीं मिलती है। अब ये घेरा डालकर वापस चलना शुरू कर देता है कि यहाँ पर इसको सफलता ना मिलने के कारण ये वापस चलना शुरू कर देता है। अब इसका एक सेनापति था, तो जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति था जलालुद्दीन खिलजी। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था अहमद चप, अहमद चप। ये जो अहमद चप है ये जलालुद्दीन खिलजी से पूछता है कि अपने 8 माह तक घेरा डाले रखा, अब अपने वापस क्यों जा रहे हैं, अब मतलब इस रणथंभौर दुर्ग को अपने बिना जीते वापस क्यों जा रहे हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी अपनी कायरता को छुपाने के लिए, अपनी हार को छुपाने के लिए कहता है कि ऐसे 10 किले, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे 10 किले मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता, मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता, बराबर नहीं समझता। ये बात कौन कहता है, तो ये बात कहता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी यह बात कहता है, किसको कहता है, इसके सेनापति अहमद चप को कहता है। और वो क्यों कहता है, तो वो है जब ये रणथंभौर विजय नहीं कर पाता, वापस लौटता है, तब ये बात कहता है। ये हूबहू एग्जाम में पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब यहाँ से जलालुद्दीन खिलजी क्या वापस दिल्ली लौट जाता है। साल आता है 1296 ईस्वी का, 1296 ईस्वी की सन आती है। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत में दिल्ली में अधिकार होता है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का। इस अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। इसने क्या किया, अपने जो ससुर था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, उसको मार देता है, खिलजी की हत्या कर देता है या उसको मार देता है। उसको मारने के बाद दिल्ली में अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। अब यहाँ से अधिकार हो जाता है तो सबसे पहले ये क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी 1299 ईस्वी को, 1299 ईस्वी को गुजरात का अभियान करता है। कहाँ का, गुजरात का। गुजरात का अभियान में याद रखना जो सोमेश्वर मंदिर है वहाँ पर आक्रमण करता है, सोमेश्वर
मंदिर पर आक्रमण करता है, क्योंकि सोमेश्वर मंदिर में बहुत अधिक धन था, सोना था, जेवरात थे, गहने थे। सोमेश्वर मंदिर पर आक्रमण कर देता है। अब यहाँ से इसने सेनापति भेजता है। इसके जो सैनिक हैं उनमें जो महत्वपूर्ण सैनिक हैं उनके नाम याद रखना, जो इतिहास में भी बहुत प्रसिद्ध हुए। इसमें सबसे पहले ये भेजता है उलग खां को। उलग खां जो सोमेश्वर अभियान में जाते हैं, उलग खां, नुसरत खां और इसके बाद मोहम्मद शाह और केहबरू। अब ये सेनापति बनकर जाते हैं गुजरात अभियान के समय। अब यहाँ से ये क्या करते हैं, धन को लूटते हैं। इस धन लूटने के ऊपर इनके आपस में लड़ाई हो जाती है, इनकी झगड़ा हो जाता है। तो ये जो चारों सेनापति थे ये दो भागों में बट गए। उलुग खां और नुसरत खां तो एक तरफ हो गए, मोहम्मद शाह व केहबरू एक तरफ हो गए। ठीक है। अब इनकी बात सुनकर ये क्या करते हैं, ये जो मोहम्मद शाह, इसको बोलते हैं नवीन मुसलमान भी बोलते हैं, नवीन मुसलमान मोहम्मद शाह, ये चला जाता है हमीर देव चौहान के पास चला जाता है। अब इस बात का पता चलता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी संदेश पहुंचाता है कि जो मेरे सेनापति है वो वापस मुझे चाहिए, मोहम्मद शाह और केहबरू मेरे को वापस चाहिए। लेकिन क्या ये हमीर देव चौहान है, ये मना कर देता है। हमीर देव चौहान है वो मना कर देता है। किसके लिए, जो इसके सेनापति हैं उनको लौटाने से मना कर देता है। और इसके बाद यह कारण बनता है किसका, रणथंबोर के आक्रमण का ये महत्वपूर्ण कारण बनता है। अब देखो हमीर देव चौहान अपने हट के लिए भी प्रसिद्ध है, हमीर हट, तो हट के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। इनके लिए एक पंक्ति कही जाती है, इनके लिए एक पंक्ति या एक वाक्य कहा जाता है, सिंह सवन, याद रखना, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तीर या तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। ये लाइन किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हमीर देव चौहान के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, हमीर क्या था, हट्टी जिद्दी राजा था, इसलिए ये लाइन दोबारा इनके लिए बोली जाती है। अब देखो ये जो आक्रमण, देखो महत्वपूर्ण कारण तो ये बनता है कि भाई जो इसके सेनापति है कौन, एक तो मोहम्मद शाह और दूसरा था केहबरू, मोहम्मद शाह और केहबरू, इनको वापस नहीं लौटाता। लेकिन इनके अलावा भी अन्य कारण भी और भी बनते हैं। तो वो कारण कौन कौन से थे जो रणथंभौर पर आक्रमण के कारण बनते हैं। अब देखो दिल्ली में अधिकार अलाउद्दीन खिलजी का था, तो ये क्या था, विस्तारवादी नीति का था। ये भी तो विस्तारवादी नीति का पालन कर रहा था, तो विस्तार करना चाहता था, ये कारण बन गया। अब जो हमीर द्वारा जो है ना सुल्तान को कर नहीं देता था, सुल्तान को कर नहीं दिया जाता था। इसकी बात की भी टीस थी किसको, अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का भी गुस्सा था। और दूसरा इसको जो सबसे महत्वपूर्ण था, जो इसका दुर्ग था, वो कभी जीत नहीं पाए, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने भी 1291 और 92 में 2 बार आक्रमण करता है, लेकिन वो जीत नहीं पाता। ठीक है। और तीसरी बात बनती है कि हर काम में रणथंभौर क्या था, दिल्ली के नज़दीक था। अब रणथंभौर होकर गुजरात जाना पड़ता था, इस कारण ये रणथंभौर को जीतना भी जरूरी था। और छठा जो महत्वपूर्ण कारण बनता है, मोहम्मद शाह व केहबरू को क्या वापस नहीं लौटाना। तो ये इनके महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। अब अपने बात करते हैं किसकी, युद्धों की। 1292 ईस्वी आ जाती है, 1299 ईस्वी आ जाती है। इस सन में क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के लिए भेजता है कहाँ, रणथंभौर। आक्रमण के लिए भेजता है रणथंभौर।
अब रणथंभौर में इसके सेनापति बनके कौन कौन जाते हैं? सेनापति याद रखना, पहले तो वो उलग खां था जो पहले थे इसके साथ था, उलग खां, नुसरत खां, और इसमें एक और शामिल हो जाता है अलप खां। इन तीनों को मिलाकर ये क्या करता है, किस पर? रणथंभौर पर आक्रमण के लिए भेजता है। ठीक है, अब इस समय ये आक्रमण शुरू कर देते हैं और इधर हमीर देव था, हमीर देव ये क्या कर रहा था? अब एक कोटि यजन यज्ञ कर रहा था। अब ये कोटि यजन यज्ञ था, ये इसमें बताया था कि इसमें ये मौन व्रत धारण करके बैठा था, मौन व्रत धारण करके बैठा था, बोल नहीं सकता था। तो इसने किसको भेजता है? इसके अपने सेनापति को भेजता है जिसका नाम है धर्म सिंह और भीम सिंह। ठीक है, भीम सिंह और धर्म सिंह, इन दोनों सेनापति को किनसे लड़ने के लिए भेजता है? जो इनके जो सेनापति भेजे गए थे, किसके? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भेजे गए उलुग खां, नुसरत खां और अलप खां, इनको साथ लड़ने के लिए भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजता है सेनापति बनाकर। अब यहाँ पर भीम सिंह तो है, मारा जाता है, भीम सिंह मारा जाता है, और इधर नुसरत खां भी मारा जाता है, और इनमें मारा जाता है नुसरत खां भी मारा जाता है। अब युद्ध का अगला चरण आता है, अगला चरण आता है युद्ध का। अब यहां से जो सेनापति बचता है उलग खां, उलग खां, अब इसका साथ देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी खुद आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी साथ देने के लिए आ जाता है। अब साथ देने के लिए तो आ गया, इस बात का पता लगता है हमीरदेव चौहान को, हमीरदेव चौहान को। अब ये जो हमीरदेव चौहान है वो कहता है किस सेनापति को? वो कहता है रणमल और रतिपाल को, रणमल और रतिपाल। अब इनको तैयार करता है कि भाई अपने को युद्ध लड़ना है अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ, मतलब दिल्ली की सेना के साथ अपने को युद्ध लड़ना है। लेकिन यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं युद्ध का पड़ाव आता है, वो आता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो संधि का समाचार पहुंचाता है, संधि का समाचार पहुंचाता है किसको? वो पहुंचाता है हमीरदेव को। ठीक है, अब इसमें क्या करता है, इसने इसके दो रणमल और रतिपल जो सेनापति थे उसको अपनी ओर मिला लिया, अपनी ओर मिला लिया। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी ओर मिला लेता है। अब हमीरदेव चौहान बेचारा अकेला पड़ गया, ये इसके साथ दगाबाजी कर देते हैं, रणमल और रतिपाल दगाबाजी कर दी। अब इन्होंने क्या करते हैं, ये रणथंभौर दुर्ग का गुप्त मार्ग बता देते हैं, रणथंभौर दुर्ग का गुप्त मार्ग बता देते हैं। तो रणथंभौर का गुप्त मार्ग कौन बताते हैं? तो रणमल और रतिपाल हमीरदेव चौहान के सेनापति। तो देखो यहां पर इसने चालबाजी खेली, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब यहां से जो गुप्त मार्ग से जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना पहुंच जाती है रणथंभौर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। इस रणथंभौर दुर्ग के पहुंचने के बाद इधर हमीरदेव चौहान दरवाजे खोल देता है, किसके? रणथंभौर दुर्ग के। अब दोनों सेना आमने सामने थी और यहाँ पर जो है साका होता है 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में। अब देखो यहाँ पर हमीरदेव चौहान मारा जाता है। अब देखो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, हमीरदेव चौहान अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े? हमीरदेव चौहान ने 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से उसने 16 युद्ध थे उस पर विजय प्राप्त करी। अगर इसके सेनापति रणमल और रतिपाल ये दोनों धोखा नहीं देते तो ये निश्चित था रणथंभौर के चौहानों का वर्चस्व बना रहता। अब यहाँ पर हमीरदेव चौहान मारा जाता है तो 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में साका होता है, और वो साका होता है रणथंभौर में, रणथंभौर में। इस रणथंभौर में साका हो जाता है और राजस्थान का प्रथम साका प्रसिद्ध है, राजस्थान का प्रथम साका।
ठीक है, राजस्थान का प्रथम साका था। और इसमें साका में भाग लेने वाली जो हमीर देव की पत्नी थी जिसका नाम था रंग देवी, रंग देवी, इस रंग देवी ने भाग लिया। और इसकी पुत्री थी जिसका नाम था पदमला, पदमला। इस पदमला ने क्या किया, जोहर किया, जोहर किया। इस तरह 1301 में राजस्थान का पहला साका हो जाता है। अब इतिहासकार इस साके के बारे में अलग अलग मत रखते हैं। अब बर्नी कहता है, बर्नी, बर्नी कहता है कि ये जो साका हुआ है ये होता है 10 जुलाई 1301 ईस्वी में। 10 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर दुर्ग का पतन होता है। इलियट कहता है, इलियट कहता है कि ये तारीख है 11 जुलाई 1301 की। और हमीर महाकाव्य में माना जाता है, हमीर महाकाव्य, इस हमीर महाकाव्य में माना जाता है 12 जुलाई 1301 को, 12 जुलाई 1301 को। लेकिन अधिकांशतर इतिहास हैं वो 11 जुलाई को ही इसको साके को सही मानते हैं, 11 जुलाई इसमें साके को सही मानते हैं। अब देखो इसके बाद इसमें जो जब ये साका होता है 1301 ईस्वी में, ये साका होता है 1301 ईस्वी में, तो उस समय एक इतिहासकार, इतिहासकार या अपने कवि कह लीजिए, सैनिक कह लीजिए, वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो यहाँ मौजूद था, अमीर खुसरो यहाँ पर मौजूद था। अब ये जो कवि किसका था, तो अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी के काल में, मतलब इनके दरबार में अमीर खुसरो नामक एक कवि था। इसकी जो रचना थी वो खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह ये इसकी रचना थी। और एक थी तुगलकनामा, तुगलकनामा, ये दो रचना थी अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है, तोता ए हिंद भी कहा जाता है। अब रणथंभौर जीतने के बाद इससे एक जो महत्वपूर्ण लाइन बन के आती है, इतिहास में भी प्रसिद्ध है। तो अमीर खुसरो कहता है, आज कुर्फ का गढ़ इस्लाम का सदन हो गया, इस्लाम का सदन हो गया। सदन मतलब घर। ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है अमीर खुसरो, ये बात अमीर खुसरो कहता है। ठीक है, इस तरह ये बात कंप्लीट होती है रणथंभौर के चौहानों के बारे में। ठीक है, अगर हमीरदेव चौहान के जो सेनापति रणमल रतिपाल विश्वासघात नहीं करते तो निश्चित तौर पर इस युद्ध के परिणाम कुछ और होते। अब इस हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की याद में कुछ रचनाएं या खंबे की छतरी बनाते हैं। हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई, 32 खंभों की छतरी। कहाँ, रणथंभौर में, रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनाई। और इसके साथ ही जो हमीरदेव की मृत्यु के बाद ही चौहान वंश की शाखा रणथंभौर की समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आगे शाखा तीसरे नंबर की शाखा बनती है, वो है जालोर के सोनगरा चौहानों की, जालोर के सोनगरा चौहानों की। कल अपने वीडियो में पढ़ेंगे जालोर के सोनगरा चौहानों के बारे में, और नाडोल के चौहान और सिरोही के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह ये कल के वीडियो में सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।